हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेकंड फार्माकोलॉजी। ठीक है, ये हमारी फार्माकोलॉजी थर्ड है। इसके हम फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि सेकंड यूनिट जो है हमारी फार्माकोलॉजी थर्ड की वो क्या है। ठीक है, तो आज इस पूरे लेक्चर में हम थर्ड सेकंड यूनिट को ख़त्म करेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है पहला कीमोथेरेपी क्या होती है और जनरल प्रिंसिपल क्या होते हैं कीमोथेरेपी के, फिर सल्फोनामाइड एंड क्लोट्रिमोक्साजोल, फिर एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन, सिप्रोस्पोरिन, क्लोरामफेनिकोल, मैक्रोलाइड और क्यूनोनोल एंटीबायोटिक्स वगैरह पढ़नी है। ठीक है, तो ये हमारे सेकेंड यूनिट हमारी जो है ये थोड़ी थोड़ी मेडकेम की जो यूनिट 4 और फर्स्ट है उसकी तरह सेम है। ठीक है, तो आप अगर मेडकेम पढ़ ली होगी तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो पहली बात करते हैं कि कीमोथेरेपी होता क्या है। तो बेसिकली जो कीमोथेरेपी होता है, केमोथेरेपी का मतलब होता है कीमो माना होता है केमिकल या ड्रग, थेरेपी मतलब ड्रग ट्रीटमेंट। तो कीमोथेरेपी इज द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है, एंड इन्फेक्शन डिसीज विच इज कॉल्ड ड्यू टू एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कीमोथेरेपी किसके लिए यूज होती है, कोई भी डिसीज अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है तो उसके लिए क्या कीमोथेरेपी, जैसे कैंसर के लिए केमोथेरेपी या इन्फेक्शन के लिए केमोथेरेपी। ठीक है, तो कीमोथेरेपी या एंटी कैंसर ड्रग भी बोलते हैं उन्हें। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल क्या होता है कीमोथेरेपी का कि ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन डिसीज बाय डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ मिनिमम डैमेज टू होस्ट सेल। मतलब इनका कहने का मतलब क्या है, कीमोथेरेपी क्या करती है कि ये होस्ट सेल को नहीं डैमेज करती। ठीक है, मतलब जो पर्सन है उसको डैमेज नहीं करेगा और ये उस बैक्टीरियल सेल को डैमेज करेगा, ना कि जो हमारे कोई पर्सन है जिसको कोई भी डिसीज है तो उसकी जो सेल है उनको डैमेज ना करके ओनली जो बैक्टीरियल सेल है उनको डैमेज करता है। ठीक है, अब हिस्ट्री क्या है कीमोथेरेपी की। तो सबसे पहले फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल इलरिच, इन्होंने 1906 में पहली ड्रग बनाई थी। कौन सी? न्यू एस्पारसिन। ठीक है, सिप्लिस के लिए। ठीक है, तो इन्हें फादर ऑफ कीमोथेरेपी बोलते हैं। ठीक है, सब फर्स्ट टाइम इन्होंने कीमोथेरेपी अप्लाई की थी फॉर स्लीपिंग सिकनेस और सिम्प्लिस के लिए। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग। अब कीमोथेरेपी के अंडर में आते हैं सारे जितने भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, मतलब जो माइक्रोब्स को किल करते हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले आता है हमारा अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ एक्शन। ठीक है, तो दो टाइप का कोई भी ड्रग है तो उसकी दो तरह की एक्शन हो सकती है, या तो बैक्टीरियोसाइडल होगा वो या बैक्टीरियोस्टैटिक होगा। ठीक है, तो बैक्टीरियोसाइडल क्या होते हैं, जैसे पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन है, अमीनोग्लाइकोसाइड है, फ्लोरोक्विनोन है, रिफाम्पिसिन है। तो ये मतलब साइडल मतलब किल करते हैं बैक्टीरिया को। तो पेनिसिलिन आपने यूनिट फर्स्ट में मेडिकल में पढ़ा होगा कि ये बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है और उसे मार देती है। ठीक है, देन हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट जो मतलब उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरामफेनिकोल है, सल्फोनामाइड है, डेप्सोन है, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन है, क्लिंडामाइसिन वगैरह। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने उसमें भी पढ़ा है मेडकेम में भी और इसमें भी आप पढ़ सकते हो कि स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या है हमारे जो कीमोथेरेपिक एजेंट है या एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। पहले है सल्फोनामाइड जिसमें हमारा सल्फर डायाजीन है, फिर क्यूनोनोल्स हैं जिसमें नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, फिर हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है जैसे पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन है, देन हमारे टेट्रासाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, फिर हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड है, स्टेप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन। ठीक है, देन हमारे मैक्रोलाइड है, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो ये हमारे अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर है। अब अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब किस ऑर्गेनिज्म, तो एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मतलब कैसे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एंटी बैक्टीरियल है वो हमारी ड्रग है पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, एरिथ्रोमाइसिन, फ्लोरोक्विनोन। मतलब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जितना भी होता है उनमें ये ड्रग ज़्यादातर होती हैं, जैसे हमारी पेनिसिलिन है, अमीनोग्लाइकोसाइड है, एरिथ्रोमाइसिन है, फ्लोरोक्विनोनल्स हैं जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन ये सारी ड्रग आती हैं। ठीक है, अब हमारे एंटी फंगल में हमारी ग्रेसियोफ्लेविन है और एम्फोटेरिन भी है। ठीक है, जो हमारे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए। देन हमारा एंटीवायरल मतलब वायरल इन्फेक्शन के लिए, जैसे कफ वगैरह ये सब हमारे, तो इसके लिए साइक्लोवीर है, अमेंटाडीन है, जीवोडिवीन है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन जैसे हो गया है, टीबी वगैरह के लिए जीवोडिवीन दी जाती है। ठीक है, देन हमारा एंटी प्रोटोजोअल, तो एंटी प्रोटोजोअल ड्रग जो प्रोटोजोआ जिसका इन्फेक्शन हुआ है, जैसे हमारा क्लोरोक्विन है, प्रोमेथामीन है। ठीक है, देन एंटी हेलमेंटिंग जिसको कीड़े वगैरह हो जाते हैं पेट में, स्टोमच में, जैसे मेवेंडाजोल, एल्बेंडाजोल वगैरह देते हैं ना, तो वो ड्रग।
तो ये अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ माइक्रो, तो ये क्लासिफिकेशन था हमारा किसका, एंटी माइक्रोबियल एजेंट का, ठीक है। अब उसके बाद कॉमन एंटी माइक्रोबियल एजेंट का जो मोड ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल कॉमन है। कैसा कि ये सारी ये बैक्टीरियल की जो न्यूक्लियस एसिड है उसमें जाके न्यूक्लियस में जाके एक्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या करते हैं, तो जो हमारे कुछ होते हैं 30S सब यूनिट पे बाइंड करके उसमें प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट कर देते हैं, कुछ 50S सब यूनिट पे जाके उसमें प्रोटीन सिंथेसिस को बंद कर देते हैं, कुछ DNA गायरेज जो होता है इस DNA की कॉइलिंग जो करते हैं वो कॉइलिंग फुलने नहीं देते हैं, ठीक है, उसको टाइट बना देते हैं, ठीक है। तो वो DNA गायरेज को इनहिबिट करके जैसे क्यूनोन, जो RNA पॉलीमरेज कर देते हैं जैसे रिफाम्पिसिन। तो ये ड्रग हमारा कॉमन मोड ऑफ एक्शन है इनका। और जैसे कुछ ड्रग हैं जैसे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट करती हैं जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन कार्ब। तो ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है इसको सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं। देन कुछ ड्रग हमारी होती हैं जो फॉलेट सिंथेसिस इनहिबिटर होती हैं। क्या होता है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसमें क्या, वो सेल वॉल कह रहा हूँ, जिस न्यूक्लियस होती है उसमें क्या होता है कि पावा होता है, पावा से क्या बनता है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, फिर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, फिर हमारा DNA और RNA बनता है। तो कुछ ड्रग जैसे हमारी ये क्या करती है, पावा की तरह सेम होती है जैसे सल्फोनामाइड, ठीक है, और ये यहाँ पे पावा का एनालॉग होता है, तो ये इसको इनहिबिट कर देती है जिससे हमारा टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बन पाता और DNA RNA सिंथेसिस नहीं हो पाती। और कुछ ड्रग होती हैं जैसे ट्राइमेथोप्रिन, तो ये हमारा डाईहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनने देता, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ड्रग है हमारे। और कुछ सेल मेम्ब्रेन से भी एक्ट करती हैं जैसे पॉलीमाइसिन, तो ये ड्रग हमारी जो सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट कर देती है, ठीक है, उसके एक्शन को इनहिबिट। तो ये किसी ना किसी तरीके के बैक्टीरिया का ग्रोथ को, जो इधर वाले हैं ये वाले, ये तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहे हैं और ये बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल ही कर रहे हैं, ठीक है। अब ये DNA नहीं बनने दे रहा सल्फोनामाइड तो किल हो जाएगा, ये सेल वॉल नहीं बनने देगा तो यहाँ से इसके जो मटेरियल होगा वो लीकेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे कॉमन मोड ऑफ एक्शन होते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग के। अब कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये टॉक्सिसिटी प्रेजेंट करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी, ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब ड्रग रेजिस्टेंस का कहने का मतलब कि हम अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो अरे रेजिस्ट हो जाती है बॉडी की। क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है वो उसके लिए उस बैक्टीरिया जो है उस एंटीबायोटिक को रजिस्ट कर लेता है, उसके लिए उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसे और हमारे जैसे सुप्रा इन्फेक्शन, कोई अलग नया इन्फेक्शन भी आ सकता है ज़्यादा एंटीबायोटिक वगैरह लेने से, ठीक है, एंटीवायरल। अब देन हमारा पहला हमें पढ़ना है अपने सिलेबस में, ये तो हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट थे। अब हमें पढ़ना क्या है, सल्फोनामाइड और क्लोट्रिमेक्साजोल, ठीक है। तो उसके बाद एंटीबायोटिक्स पढ़ना है तो अपने सल्फोनामाइड पढ़ते हैं। तो बेसिकली हमारे सल्फोनामाइड आपको 4th यूनिट में मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पढ़ना पड़ेगा, तो ये उसी का ही है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप मेडिसिनल केमिस्ट्री देख सकते हो 4th यूनिट, ठीक है। तो सेवरल ग्रुप ऑफ ड्रग आर ड्राइव फ्रॉम सल्फोनामाइड, ठीक है, सल्फा ड्रग बोलते हैं इन्हें। तो ये जो सल्फोनामाइड होते हैं ग्रुप ऑफ कंटेंट है एंटी कन्वर्जेंट और एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है इनकी, ठीक है। और जो सल्फोनामाइड आते हैं वो आर यूज फॉर प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डायबिटीज मेलाइटिस, ओडिमा, ठीक है, और हाइपरटेंशन और गाउट जैसी डिसीज़ों में सल्फोनामाइड का यूज होता है, ठीक है। अब जो सल्फोनामाइड फर्स्ट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट इफेक्टिव अगेंस्ट पायरोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो पायरोजन की वजह से मतलब बुखार में जो यूज हो रहा था तो उसके लिए फर्स्ट टाइम हमारा सल्फोनामाइड इफेक्टिव हुआ था, ठीक है। देन इट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक पावा, तो ये हमारे सिमिलर स्ट्रक्चर होता है इनका पावा की तरह, और दे वर्क बाय इनहिबिट पावा, ठीक है। आपने यहाँ अभी मोड ऑफ एक्शन में भी देखा कि सल्फोनामाइड क्या करते हैं, जो ये पावा है इसकी तरह सेम होता है इसका एक्शन। तो ये क्या करते हैं, DHF नहीं बनने देते, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा, फिर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा, फिर DNA और RNA को नहीं बनने देते। तो ये हमारा इनका सल्फोनामाइड का काम होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही लिखा है कि ये सिमिलर एक्सप्रेसर होता है और इनहिबिट वर्क ऑफ पावा। दीज ग्रुप ड्रग हैव लो % ऑफ साइड इफेक्ट्स, तो मोस्टली यूज सल्फोनामाइड, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन कितने टाइप के सल्फोनामाइड है, तो पहला है फॉर जनरल इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो उसमें हमारे सल्फानिलिडीन है, सल्फा डाइऑक्सिन है और सल्फामेथोक्सीन है, ठीक है। फिर UTI इन्फेक्शन के लिए हमारा सल्फाथायोक्सोजोल है, सल्फाथायाजोल है। फॉर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए हमारा सल्फाजैलिन है, और फॉर लोकल इन्फेक्शन के लिए सल्फेक्टामाइड है। फॉर डर्मेटाइटिस के लिए डेपासोन है, सलेप्सोन है। कॉम्बिनेशन में हमारे जैसे ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्सोजोल। अभी आपको क्लोट्रिमाजोल पढ़ोगे ना
तो उसमें ये दोनों कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं, ठीक है, ट्राईमेथोप्रिम और सल्फोमेथोक्सोजोल, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन अगर आपको यह याद ना हो तो आप इसे याद कर सकते हो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग 4 से 8 घंटे तक चलते हैं जैसे सल्फाडाइजीन है, फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग है सल्फामेथोक्सोजोल है, फिर लॉन्ग एक्टिंग है हमारा सल्फोक्सीन है और सल्फामेथोपायराजीन है, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा ये सल्फाडाइजीन, सल्फामेथोक्सोजोल, सल्फोक्सीन, सल्फामेथोपायराजीन। तो आप सल्फामेथा, सल्फोडाया, सल्फोजीन वगैरह लगा सकते हो इन ड्रगों में, ठीक है। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कब हुआ था सल्फोस, जो सल्फर ड्रग थी हमारी। तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग थी फॉर रिवैल्यूएशन इन एंटीबायोटिक मेडिसिन, फर्स्ट सल्फोनामाइड इज प्रोंटोसिल इन 1932 बाय बेयर एजी लेबोरेटरी ने पहली सल्फोनामाइड प्रोंटोसिल बनाई थी 1932 में, ठीक है। और जोसेफ कार्लन एंड गिरबर डोमग्रा ड्राइव यूज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 विच इफेक्टिव अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकी इन फीवर। तो सबसे पहले इस जो ड्रग की गई थी ये हमारे जोसेफ कार्लर और गेर्नेट डैगमस थे, उनके ऊपर यूज की गई थी फीवर में, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है सल्फोनामाइड का, कि बेसिकली ये पावा की तरह सेम होती है, तो ये पावा की तरह यहाँ से वर्क करती है और पावा, ग्लूटामेट और पिट्रिडिन मिलके क्या बनाते हैं डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, फिर डीएनए और आरएनए। तो ये हमारे फॉलेट सिंथेसिस से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, फॉलेट रिडक्टेज से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है। तो क्या करते हैं सल्फोनामाइड ये पावा की तरह सेम होते हैं, तो ये यहाँ जाते हैं और इसको इनहिबिट कर देते हैं। वो क्या करते हैं फॉलेट सिंथेसिस नहीं आ पाता, फिर हमारा डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा, फिर फॉलेट रिडक्टेज नहीं बनेगा और उससे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा, फिर हमारा डीएनए आरएनए नहीं बनता, ठीक है। ये तो होता है सल्फोनामाइड। अब आगे आपको पढ़नी है क्लोट्रीमोक्साजोल, तो उसका भी मोड ऑफ एक्शन सेम है। क्या करते हैं जैसे अगर मान चाहे कि पावा, ग्लूटामेट और पिट्रिडिन से मिलकर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बन भी गया, तब क्या करते हैं डाईहाइड्रो फिर टेट्राहाइड्रो ना बन पाए, उसके लिए क्लोट्रीमोक्साजोल मोस्ट इफेक्टिव है। ये क्या करती है फॉलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होती है, ठीक है। तो ये जो फॉलेट एंजाइम है इसको इनहिबिट कर देती है, ठीक है। तो ये बेसिकली सल्फोनामाइड के बारे में था। तो जो बेसिकली सल्फोनामाइड ड्रग होती है उनके पास क्या होता है ये बैक्टीरियो स्टैटिक नेचर होता है, ठीक है। ये हमारे क्या करते हैं डीएनए आरएनए को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे इनका स्ट्रक्चर जो होता है सल्फोनामाइड का इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्लोजी में स्ट्रक्चर भी बना सकते हो आप, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो क्लोजी में सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि ये हमारा सल्फो फिनाइल ग्रुप है, उसके साथ अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अमीनो बेंजीन है, अमीनो बेंजीन के साथ सल्फर ग्रुप है, ठीक है। तो हमारा ये सल्फोनामाइड है, ठीक है। तो बेसिकली जो सल्फर ड्रग होती है ये एम्फोटेरिक होती हैं और दे आर वीक एसिड, पीएच इनका कितना होता है 4.7 to 8.5, ठीक है। और मोस्टली सब्स्टिट्यूट ये इसमें केमिस्ट्री में बता रखा है, ठीक है। अब ये टाइप्स जो होते हैं इसके शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग में हमारा सल्फाडायाजीन है। सल्फाडायाजीन क्या है ये माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन में, और डोज इसकी कितनी दी जाती है 0.5 ग्राम पर बीडी, ठीक है, बाई ए डे, ठीक। और जो हमारी इंटरमीडिएट में हमारे सल्फामेथोक्सोजोल है, स्लो ओरल अब्जॉर्प्शन है, जैसे टी हाफ इसकी 10 आवर्स है और डोज हमारी कितनी दी जाती है 0.5 to 1 mg PD। एंड लॉन्ग एक्टिंग में हमारे सल्फाडॉक्सोजीन है, फिर सल्फामेथोपायराजीन है। तो दे एक्शन जो ये हमारे जो लॉन्ग एक्टिंग वाले ये 5 to 9 डेज तक चलते हैं, ठीक है। तो दे अटेन लो प्लाज्मा लेवल कंसनट्रेशन बट कॉम्बिनेशन विथ पायरामेथाजीन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में यूज होते हैं हमारे ये सल्फा डॉक्सिन और सल्फामेथोपायराजीन, ठीक है। अब सेकंड पढ़नी है हमें क्लोट्रीमोक्साजोल, ठीक है। तो बेसिकली जो क्लोट्रीमोक्साजोल है ये रेशियो है 5:1 किसका 2 ड्रग का। कौन कौन सी, पहली है सल्फामेथोक्साजोल, दूसरी है ट्राईमेथोप्रिम, ठीक है। तो आपने इससे पहले भी देखा था कि जब क्लासिफिकेशन देख रहे थे हम तो उसमें हमारी ये ड्रग थी कॉम्बिनेशन में यूज हो रही थी सल्फामेथोक्साजोल और ट्राईमेथोप्रिम। अब जो ट्राईमेथोप्रिम था ये तो क्या करती थी डाईहाइड्रोफोलिक से टेट्राहाइड्रोफोलिक बनने देता, और सल्फामेथोक्साजोल क्या करता है कि ये हमारा बेंजीन की तरह इसका वो पावा की तरह सेम स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमारा डाईहाइड्रोफोलिक दोनों कॉम्बिनेशन में जब यूज किए गए तो वो बनी हमारी क्लोट्रीमोक्साजोल, ठीक है, क्लोट्रीमोक्साजोल। अब ये हमारी जो क्लोट्रीमोक्साजोल है ये 1969 में इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। इट इज 5th डोज ऑफ सल्फोमेथोक्साजोल एंड ट्राईमेथोप्रिम, ठीक है। अब ट्राईमेथोप्रिम क्या है हमारी एंटी मलेरिया ड्रग है विच इनहिबिट डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, ठीक है। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है वही सेम जो हमने अभी सल्फोनामाइड में पढ़ा है कि फावा,
और ग्लूटामेट और पिट्रिडिन, ये याद रखना, पावा ग्लूटामेट पिट्रिडिन मिलके क्या बनाएंगे, फॉलेट सिंथेसिस आएगा, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनेगा, फिर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस आएगा, उससे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनेगा, THF, DHF से THF, फिर हमारा DNA RNA की सिंथेसिस होगी। अब ये ड्रग क्या करती हैं, जैसे सल्फर मेथोक्साजोल है तो ये हमारी फॉलेट सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी, और ये हमारी ट्राइमेथोफिर डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस को इनहिबिट कर देगी। अब अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन में दे दिया तो 5:1 के कॉम्बिनेशन में देते हैं। जैसे हमने सल्फोमेथोक्साजोल 400 mg दी है और उसमें ट्राइमेथोफिन हमारी 80 mg होगी, तो 480 mg हमारी पूरी ड्रग होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे सल्फामेथोक्साजोल है। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है क्लोट्रीमोक्साजोल की, कि इट इज़ मोर रेपिडली अब्जॉर्ब देन सल्फोमेथोक्साजोल, क्योंकि जो हमारी सल्फोमेथोक्साजोल होती है इसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होती है, तो इसलिए ट्राइमेथोफिन के साथ देते हैं, तो इसका जो अब्जॉर्प्शन है रेपिडली हो जाता है, ठीक है। और मेटाबोलाइज इन लीवर क्लोट्रीमोक्साजोल और एक्टिवेटेड बाय यूरिन, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, इट शुड नॉट गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक और ग्लोटिसिस, स्किन रैशेस, अनीमिया, इन सब ये हमारी क्या है साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। इसके अगर हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते इसको, ठीक है। और नोजिया कर सकता है, वॉमिटिंग, हेडेक, ग्लोटिसिस, स्किन रैशेस, अनीमिया कंडीशन, ठीक है। और यूजेस कहाँ किए जाते हैं इसके, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, UTI जो होता है, ठीक है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, और टाइफॉइड में, और निमोनिया में, न्यूमोसाइटिस में, और मेलियोडोसिस में, ठीक है। तो ये सब में यूज होता है। तो ये हमारा 2 हो गया। अब हमें पढ़ना है सारा एंटीबायोटिक्स। अब हमारी ये यहाँ तक सल्फोनाजोल क्लास थी, जो हमारी सल्फोमेथोक्साजोल और क्लोट्रीमोक्साजोल है, ये ख़त्म हो गई है। तो ये मार्केट के अंदर ऐसे कॉम्बिनेशन में आते हैं ड्रग, सल्फोमेथोक्साजोल और ट्राइमेथोफिरिम, ठीक है। तो इस टाइप से कॉम्बिनेशन में मिलता है, तो इसे बोलते हैं हम क्या, क्लोट्रीमोक्साजोल, ठीक है। तो इस टाइप से टैबलेट। और हमारे जो सल्फोएक्टामाइड है इसके हमारे ओरल वो क्या कहते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन भी आते हैं, जो आई ड्रॉप के रूप में आते हैं, ठीक है, टॉपिकल के लिए। और ऑकुलर इन्फ्लेमेशन और आई सर्जरी के टाइम पे भी हमारा सल्फोमेथोक्साजोल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये मिडल ईयर इन्फेक्शन सिम्टम्स सबसे ज़्यादा इसका क्या है, मिडल ईयर इन्फेक्शन करवा देता है, आउटर ईयर इन्फेक्शन, ठीक है। तो पेन वगैरह होने लगता है अगर ज़्यादा सल्फोनामाइड ले रहे हैं तो, ठीक है। तो ये बेसिकली सल्फोनामाइड्स के साइड इफ़ेक्ट से यूज वगैरह है, ठीक है। उसके बाद अब हमें कीमोथेरेपी में हमने यहाँ तक कवर कर लिया है क्लोट्रीमोक्साजोल। अब उसमें एंटीबायोटिक, तो ये सारी एंटीबायोटिक मैंने मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा रखी है, मैं उसी का ही दिखा रहा हूँ आपको कैसे आपको पढ़नी है, तो ठीक है। तो पहली एंटीबायोटिक्स होती क्या है, तो बेसिकली एंटी माने अपोज और बायोटिक्स माने लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स आर दोज ड्रग विच आर यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द बॉडी, ठीक है। तो ये हमारी एंटीबायोटिक क्या होती हैं, ऐसे ग्रुप या ऐसी ड्रग होती हैं जो क्या करती हैं, बैक्टीरिया को या तो किल करेंगे या उसकी ग्रोथ को स्टॉप करेंगे, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो ये हमारी क्या होती हैं एंटीबायोटिक्स। सो दे मे बी सिंथेसाइड बाय नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये हमारी नेचुरली भी सिंथेसाइज भी की जाती हैं, नेचुरली भी मिलती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक कितनी एंटीबायोटिक है, जैसे पेनिसिलिन है, मोक्सिसिलिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये सारे हमारे क्या है एंटीबायोटिक। अब हिस्ट्री, तो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी वो थी हमारी पेनिसिलिन जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने 1928 में पेनिसिलियम नोटाटम से डिस्कवर्ड की थी, जो फंगिस था, ठीक है। अब ये जो हमारी एंटीबायोटिक जो टर्म है ये किन्होंने दी थी, हमारे जो सेल्स वॉक्समैन थे इन 1942 में, इन्होंने पहली बार हमारा एंटीबायोटिक टर्म दिया था कि ये हमारे एंटीबायोटिक होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हिस्ट्री एंटीबायोटिक की, ठीक है। कब एंटीबायोटिक आई कि 1870 में पहली बार लुइस पास्चर ने डिसाइड किया पास्चराइजेशन, 1908 में ग्लेमो सिंथेसाइड फर्स्ट सल्फोनामाइड, फिर 1928 में पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और फिर पॉल इरेस कीमोथेरेपी में यूज़ किया सल्फोनामाइड का। देन हमारे फिर उसके बाद प्रोडक्शन हुआ 1943 में पेनिसिलिन का, 1948 में सिफाइलोस्पोरिन आई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। उसके बाद 1942 में एरिथ्रोमाइसिन आई, वो 52 में, 1962 में क्यूनोनोल्स एंटीबायोटिक आए, 1980 में फ्लोरोक्यूनोनोल्स, और जो डिस्कवर्ड हुई क्लिनिकल यूज़ के लिए जैसे सिफरोफ्लॉक्सासिन वगैरह, ठीक है। देन इन 2000 में मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक आई, जिनमें लार्ज इलेक्ट्रॉन रिंग होती है, ठीक है। अब ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है एंटीबायोटिक का 4 टाइप से, बेस्ड ऑन ऑरिजिन, बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपने मेडिकल में अच्छे से पढ़ रखा होगा, फर्स्ट यूनिट में ही है, तो ये इसको मैंने पढ़ा।
आप वहीं से मेडिकेम की फर्स्ट लेक्चर देख लेना, उसमें ये क्लासिफिकेशन अच्छे से बता रखा है। पहला है बेस्ड ऑन ओरिजिन की नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक कहाँ से मिली है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। जो दोनों बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव ग्राम ने, वो हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो एक बैक्टीरिया किसी काम आती है वो नैरो, ठीक है। तो ये मेडिकेम में अच्छे से कवर कर रखी है। उसके बाद बेस्ड ऑन मैकेनिज्म एक्शन, कौन कौन सा मेथड ऑफ एक्शन है, और बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, ये तो अभी आप पढ़ ही चुके कौन कौन से होते हैं, बीटा लैक्टम, एंटीबायोटिक, अमीनोग्लाइकोसाइड, टेट्रा मैक्रोलाइड, ठीक है। अब जनरल मोड ऑफ एक्शन एंटीबायोटिक, अभी आपने देखा ही था सल्फोनामाइड में, जब मैंने जनरल मोड ऑफ एक्शन बताया था कि क्या करते हैं, या तो सॉल्युबल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे, सेल मेम्ब्रेन्स को इनहिबिट कर देंगे, डीएनए आरएनए को, या प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये मोड ऑफ एक्शन होता है जनरल। जो बैक्टीरियासाइडल होते हैं वो सेल वॉल सिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन की इस सिंथेसिस को और न्यूक्लियस एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, और जो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। अब हमें पढ़नी है इसमें क्लॉजी में बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो आप क्या लिखना होगा, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती क्या है। सो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आपको मेडिकेम में अच्छे से बता रखा है फर्स्ट यूनिट में, आप उसे लेक्चर देख लेना, उसमें अच्छे से मिल जाएगा आपको। तो बेसिकली बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या करती है, 4 मेंबर साइक्लिक रिंग होती है जो बीटा लैक्टम होती है, ठीक है। और एंटीबायोटिक दीज ड्रग विच आर किल बैक्टीरिया, ठीक है। अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक और दोज एंटीबायोटिक कंटेंट बीटा लैक्टम रिंग या एजिटिडायोन रिंग बोलते हैं इन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बीटा लैक्टम रिंग क्या होती है, 4 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है विथ नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइड ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड टू बीटा कार्बन एंड कार्बोनिल ग्रुप। इस टाइप से ये हमारी बीटा लैक्टम रिंग है। क्या है इसमें, यहाँ पे हमारा NH ग्रुप लगा हुआ है, और फिर इधर हमारे बीटा पोजीशन पे कार्बन और अल्फा पोजीशन पे कार्बन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो। तो ये हमारी बीटा लैक्टम रिंग है या एजिटायोडिन रिंग है। तो ये आपको मेडिसिनल में अच्छे से बता रखा है, ठीक है। और ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है, दिस रिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी, ठीक है, और इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, ये हमारे बीटा लैक्टम। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो बेसिकली बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक 4 टाइप से क्लासिफाई है। पहली पेनिसिलिन, पेनिसिलिन में हमारे नेचुरल पेनिसिलिन और सेमी सिंथेटिक, जिसमें पेनिसिलिन जी है, पेनिसिलिन वी है, और सेमी सिंथेटिक में अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, ऑक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन और नेफिसिलिन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे बीटा लैक्टम रिंग में, तो ये हमारी क्या है, पहले एक बीटा लैक्टम रिंग थी, अब उससे ड्राइव हुआ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में क्या हुआ, 5 मेंबर्ड ग्रुप आ गया, ठीक है। तो ये हमारी पेनिसिलिन बन गई। देन 6 मेंबर्ड ग्रुप आ गया, तो उससे पहले स्कोनिन बन गया। फिर हमारा क्या हुआ, फिर 5 मेंबर्ड रिंग के साथ हमारे सल्फर आ गया, और इधर ग्रुप चेंज हो गया हमारा, अमीन वो एसाइलो अमीन था, वो चेंज होकर इधर दूसरा ग्रुप लग गया, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोपिनम बन गए। उसके बाद मोनोलैक्टम एंटीबायोटिक्स आई, जिसमें कोई खाली एक बीटा लैक्टम रिंग होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन है जो हमारी जो बीटा लैक्टम रिंग है। तो सिफेलोस्पोरिन में भी हमारे 5 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हमारे सेफारॉक्सिडिल और सेफालेक्सिन, सेफाजोलिन, ठीक है। और देन सेकंड जनरेशन में सेफाक्लोर, सेफाफ्लोक्सिन, सेफोफ्लोक्सिन, सेफेमेटाजोल, ठीक है। देन थर्ड जनरेशन में हमारे सेफाटेक्सिम और सेफाट्रैक्सोन और सेफिस्पेक्जिम और सेफोडॉक्सिम। फोर्थ जनरेशन में सेफेपाइम, सेफेप्रियम और सेफोजोप्रान, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में सेफाट्रोलिन और सेफाट्राइजोल, ठीक है। तो ये हमारे सेफेलोस्पोरिन है। अब देन मोनोवेक्टम्स हैं, जिसमें हमारे एजिट्रोनेम है, ट्रायो और टीजेमोनेम, मोनेम है, एजिट्रियोनेम है और कार्बिमोनेम है और नेक्रोडाइन। देन कार्बोपिनम में इपिनियमेन है और मैक्रोपिनेम है, इटेरोपिनेम है और डोरिपिनेम है, ठीक है। अब पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, तो क्लॉजी में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक में क्या लिखोगे, उसकी हिस्ट्री लिखोगे कि पेनिसिलिन नोटाटम से मिला था और ये सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ये आपको अच्छे से मेडिकल में पढ़ाता है, ठीक है। सबसे पहले एल्बर्ट एलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, एल्बर्ट एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। उन्होंने 12 फरवरी 1942 में इसका यूज किया था, ठीक है, सबसे पहले पेनिसिलिन का, ठीक है। डूरिंग पढ़ लो। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है पेनिसिलिन का, तो बेसिकली पेनिसिलिन जो होती है हमारी बैक्टीरियासाइडल होती है विच वर्क ऑफ इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन है। अब सेल वॉल ऑफ सिंथेसिस बैक्टीरिया डिपेंड ऑन ट्राई पेप्टाइडेस एंजाइम, ठीक है, ट्रांसपेप्टिडेस एंजाइम। क्या होता है कि जो पेनिसिलिन होती है ये हमारी क्या करती है, यहाँ पर बाइंड हो जाती है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से। अब ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन रिसेप्टर से बाइंड हो जाती है
और क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है ट्रांसपेप्टिडेज। ठीक है, अब ये जाएगा, ये हमारा क्या हुआ, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन गया ये ग्रीन कलर का, और ये क्या करेगा, इस ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। अब ये क्या होगा, ट्रांसपेप्टिडाइज जो क्या कर रहा था, सेल वॉल सिंथेसिस कर रहा था, अब वो सेल वॉल सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया डाई। तो ये बेसिकली सेल वॉल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन है। यहाँ पर पूरे डिटेल में बताया गया है कि क्या करता है, इस एक्टिविटी NAM और NAM के बीच में जाता है, और ये हमारा यहाँ पर प्रोटीन, जो हमारा प्रोटीन कंटेनिंग पेनिसिलिन था, ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग पेनिसिलिन था, वो यहाँ पर जाएगा और इसको इनहिबिट कर देगा, जिससे ब्लॉक ऑफ ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम इंटरप्ट इन क्रॉस लिंकिंग ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस में इंटरप्ट हो जाएगा और सेल वॉल सिंथेसिस रप्चर हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हमारी सेल वॉल इनहिबिट हो जाएगी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, तो बेसिकली 2 टाइप की पेनिसिलिन है, नेचुरल और सेमी सिंथेटिक। नेचुरल में हमारी पेनिसिलिन जी है, जो मार्केट के अंदर बेंजाइल पेनिसिलिन नाम की आती है। ठीक है, पेनिसिलिन जी पोटेशियम, ठीक है, और फिर पेनिसिलिन बी है हमारी, जिसे फेनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन भी बोलते हैं। फिर सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, ठीक है, जैसे अमोक्सिसिलिन वगैरह कैप्सूल आते हैं, एम्पिसिलिन, ठीक है, और क्लोक्सासिलिन, ऑक्सीसिलिन, डाइक्लासिलिन वगैरह। ठीक है, उसके बाद हमारे यूजेस क्या हैं पेनिसिलिन के, वही UTI में, गोनोरिया में, पेनिराइट में, ठीक है, निमोनिया में, इन सब में यूज होता है। तो ये अपने मेडिसिन में अच्छे से पढ़ा, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, ठीक है, साइनाइटिस में और ईयर इन्फेक्शन, इन सब में। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट वही सेम होते हैं सारे, डायरिया, एलर्जी, रैशेस, हाइपरटेंसिटी रिएक्शन, नोजुआ और डेंजरस चेंज द स्पाइनल कॉर्ड और सीजर, फीवर, डर्मेटाइटिस वगैरह। ठीक है, ये साइड इफेक्ट हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है, तो ये भी हमारी क्या, सबसे पहले जो सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है, ये किससे मिली थी हमें, सेफेलोस्पोरियम आर्किमोनियम फंगी जो है उससे ऑब्टेन हुई थी। और जो सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है और 2 एंटीबायोटिक विच कंटेंट बीटा लैक्टम रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारी सेफेलोस्पोरिन, अब पेनिसिलिन क्या थी, 5 मेंबर रिंग कंटेंट कर रही थी वो अपने स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो आपने पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर देखा हो, देखो ये जैसे पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या है कॉमन स्ट्रक्चर पेनिसिलिन में, कि यहाँ पे ये हमारा 5 मेंबर रिंग है, लेकिन सेफेलोस्पोरिन में क्या होगा, 6 मेंबर हो जाती है। ठीक है, और डबल बॉन्ड के साथ C+O लग जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये पेनिसिलिन सेफेलोस्पोरिन है। ठीक है, सेफेलोस्पोरिन कार्बन स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर वेट इसका इतना होता है। ठीक है, तो बेसिकली सेफेलोस्पोरिन जो होती है एंटीबायोटिक, 2 एंटीबायोटिक ऑब्टेन बीटा लैक्टम रिंग, जो फर्स्ट डिस्कवर्ड की गई थी सेफेलोस्पोरियम आर्किमोनियम फंगी से। ठीक है, और जो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियासाइडल और इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। ठीक है, और ये सेफेलोस्पोरिन जो थी माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे ग्लुफ्से ब्रूटजे, उन्होंने 1948 में डिस्कवर्ड की थी। ठीक है, अब ये हमारे वो साइंटिस्ट हैं जो हमारे गोएस्पे ब्रूटजे, इटली। ठीक है, अब सेफेलोस्पोरिन के 5 मेंबर हैं, मतलब 5 टाइप हैं इसके। पहला फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, इसमें भी ग्राम पॉजिटिव को जो अफेक्ट करती है मेनली, तो इसमें ओरल और पेरेंट्रल है। ओरल के लिए सेफेलेक्सिन है, सेफारेडिन है और सेफाडॉक्सिल है। पेरेंट्रल में हमारा सेफालोटिन है, सेफाजोलिन है। ठीक है, पेरेंट्रल में। फिर सेकेंड जनरेशन में हमारे जो फर्स्ट जनरेशन थे वो ग्राम पॉजिटिव है, सेकेंड जनरेशन क्या है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और एनारोबिक सब पे अफेक्ट करते हैं, नॉट एक्टिव अगर सूडोमोनास बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें हमारे सेफाक्लोर है और सेफाफ्रॉक्सिम है ओरल के लिए, और जो सेफोप्रोक्सिम है वो सेफोरोजिम है, फ्रोड्रल है। फिर सेफाप्रोजिल है। पेरेंटल में हमारा सेप्रोक्सिम है जो ब्लड ब्रेन एरिया को क्रॉस कर जाता है, और फिर सेप्रोक्सिन है। फिर हमारा सेफोटैटिन है, ये हमारे सेकेंड जनरेशन है। और थर्ड जनरेशन में हमारे क्या है, थर्ड जनरेशन में हमारे ओरल में सेफेक्जिम है। ठीक है, सेफोडॉक्सिम है। ठीक है, सेफेडिनिन है, सेफाट्राइडोन है और सेप्टिब्यूटेन है और सेफेटैटिमेन है। ठीक है, उसके बाद पेरेंटल में हमारा सेफोटैक्सिम है और सेप्टिजोक्सिम है। ठीक है, सेफोटॉक्सिम है, सेप्टिजोक्सिम है और सेफाट्राइक्सोन है और सेप्टाजिडिम है और सेफोपेप्राजोन है। ठीक है, तो ये सब हमारी सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में हमारे क्या है, बीटा लैक्टमेस और रेजिस्टेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया बीटा लैक्टम की, तो उसके लिए सेफोलोस्पोरिन यूज़ किए जाते हैं, जैसे सेफेपाइम है, सेफेप्रियम है, सेफाजॉक्सिन है। ठीक है,
देन 5th जनरेशन, ये नई जनरेशन है, तो जिसमें हमारे सैपो बाइप्रोल है, सेपाट्रॉक्सिलिन है, ठीक है। तो ये हमारे सेफलोस्पोरिन है। ये मोड ऑफ एक्शन आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ चुके हैं, और वही पेनिसिलिन की तरह है ये भी हमारा, इसका मोड ऑफ एक्शन ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। अब यूजेस कहाँ हैं कि ये 1st जनरेशन से सेफलोस्पोरिन यूज्ड है अल्टरनेटिव ऑफ पेनिसिलिन जी की तरह, ठीक है। और सेफलोस्पोरिन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशन, निमोनिया, ब्रोंचाइटिस एंड साइनाइटिस, इन स्किन इन्फेक्शन, क्लोट्रीमॉक्स, और जो हमारे सेफ्ट्राट्रैक्सोजोन है सिपेक्सिम है, मोस्टली कॉमनली यूज्ड इन ट्रीट टाइफाइड फीवर, ठीक है, ठीक है। तो ये इंजेक्शन भी आता है सेफ्ट्राट्रैक्सोन का और सिपेक्सिम का, ठीक है। और गोनोरिया में और यूटाई इन्फेक्शन में इन सब में यूज होता है। और सेम एडवर्स इफेक्ट्स हैं पेनिसिलिन की तरह, एलर्जी, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन, ब्लीडिंग, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, मतलब किडनी डैमेज करते हैं, और निमोनिया मतलब न्यूट्रोफिल्स की WBC जो होती है उसकी काउंटिंग होती है कम हो जाती है, ठीक है। देन हमें पढ़ना है क्लोराम्फेनिकोल। अब ये हमारी 3rd एंटीबायोटिक है जो हमें मैकोलॉजी में पढ़नी है, तो ये हमारे उसमें मेड कैम में दे रखी है, ठीक है। तो उसमें भी आपको 3rd यूनिट में क्लोराम्फेनिकोल मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्लोराम्फेनिकोल क्या है, एन एंटीबायोटिक है यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे आई ऑइंटमेंट फॉर ट्रीट कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट करने के लिए क्लोराम्फेनिकोल का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो इट इज़ फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुला इन 1947, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लोराम्फेनिकोल का स्ट्रक्चर है, ये आप मेडिकेम में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, इसकी सिंथेसिस में मेडिकेम में। अब जो क्लोराम्फेनिकोल है इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है कि ये जो ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है वो कॉज करता है क्लोराम्फेनिकोल, ठीक है। तो ज़्यादा यूज़ करने पे क्या होता है, ओवरडोज ऑफ क्लोराम्फेनिकोल क्या करती है, ग्रे बेबी, जो बेबी होता है ग्रे कलर का हो जाता है। तो ये बेसिकली साइड इफेक्ट है मोस्ट, ठीक है। अब कॉमन साइड इफेक्ट या कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्लोराम्फेनिकोल के ये है, ठीक है। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है, क्लोराम्फेनिकोल जो हमारा इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इट प्रिवेंट प्रोटीन चेन इलोंगेशन बाय पेप्टाइड ट्रांसफेरेंस एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम, ठीक है। इट स्पेशली बाइंड बाय 2451 and 2452 रेजिड्यू इन 30S RNA एंड 50S राइबोसोमल यूनिट, ठीक है। और ये इंटरफेयर विद सबस्ट्रेट बाइंडिंग इन राइबोसोम और ब्लॉक द ग्रोइंग पेप्टाइड प्रोग्रेशन। क्या करता है ये, पेप्टाइड चेन जो ग्रो हो रही है, जिससे पेप्टाइड चेन या पेप्टाइड लिंकेज को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, जिससे अमीनो एसिड नहीं बन पाएंगे, अमीनो एसिड नहीं बन पाएंगे, तो वहाँ से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका क्लोराम्फेनिकोल का काम होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये किस पे बाइंड करता है, हमारे 50S राइबोसोम की 23 सब यूनिट पे, ठीक है। इस पर बाइंड करके अपना एक्शन दो। यूज कहाँ होता है, यूज ऐसे ट्रीट एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन में, ठीक है, सम ईयर इन्फेक्शन में, और क्लोराम्फेनिकोल कम्स आई ड्रॉप्स एंड आई ऑइंटमेंट में आता है, ठीक है। देन हमें इसके बाद पढ़ने हैं मैक्रोलाइड आप अच्छे से पढ़ोगे, इसमें आपको 2nd यूनिट में मिलेगा मेडिसिन केमिस्ट्री में, जिसमें मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, लाइट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। तो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो लार्ज इलेक्ट्रॉनिक, जैसे एरिथ्रोमाइसिन है हमारा, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, मैक्रोलाइड है। तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कंटेंट लार्ज इलेक्ट्रॉनिक, दीज आर बैक्टीरियोसाइटिक स्टैटिक इन नेचर, ठीक है। दे गिवन देयर एक्शन बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, दे आर मेनली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है, निमोनिया है, कॉकी है, ए टाइप पैथोजेंस है, फॉर फ्यू ग्राम पॉजिटिव ने। कुछ हमारे जो मैक्रोलाइड होते हैं ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी इफेक्टिव होते हैं। अब ये इनकी केमिस्ट्री है, जो हमारे ये मैक्रोलाइड होते हैं, तो इस टाइप से इसमें लार्ज इलेक्ट्रॉन मतलब 14 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारे मोड ऑफ एक्शन क्या है मैक्रोलाइड का, कि हमारे क्या करते हैं, they are bacteriostatic in nature and inhibit protein synthesis by binding reversible to 50S राइबोसोमल सबयूनिट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब मैक्रोलाइड बाइंड करेंगे रिवर्सिबल साइट पी पे, ठीक है, पेप्टाइड साइट पे बाइंड करते हैं, और विच इनहिबिट द ट्रांसलोकेशन अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड टू पी साइट टू फ्रॉम ए साइट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है इसको इनहिबिट कर देते हैं, जिससे पी से ए साइड पर अमीनो एसिड नहीं वो ए साइड से पी साइड तक अमीनो एसिड नहीं जा पाता, जिससे लॉन्ग चेन नहीं बन पाती अमीनो एसिड की, और हमारे अमीनो एसिड से प्रोटीन नहीं बन पाता, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली काम होता है। फर्दर इट इनहिबिट बाइंड बाय न्यू अमीनो एसिड फॉर्म tRNA, तो फाइनली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन क्या है इसका, मैक्रोलाइड 14 मेंबर्ड रिंग, 15 मेंबर्ड रिंग और 16 मेंबर। 14 मेंबर्ड रिंग में एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन,
रॉक्सीथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, और 15 मेंबर रिंग में एरिथ्रोमाइसिन, 16 मेंबर रिंग में और स्पाइरामाइसिन और रैकिल्टोमाइसिन। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है। अब मैक्रोलाइड की यही है एंटीबायोटिक। ठीक है, अब मैक्रोलाइड का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है? एरिथ्रोमाइसिन टू प्रिवेंट ट्रीट इन्फेक्शन, जैसे बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन में, स्किन इन्फेक्शन में, डिप्थेरिया में, इन सब में यूज होता है। ठीक है, इसका जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मैक्रोलाइड के बारे में था। अब उसके बाद हमें पढ़ने कौन सा एंटीबायोटिक। जो मैक्रोलाइड का मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। अब उसके बाद हमें पढ़ने क्यूनोनोल्स। तो ये भी आप मेडिकेम में अच्छे से पढ़ोगे, तो इसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ लो कि मेडिकोलॉजी में पढ़ना क्या है क्यूनोनोल्स में। तो बेसिकली इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ड्रग कौन सी है इसमें। ठीक है, और उनके एडवर्स इफेक्ट क्या है। तो क्यूनोनोल्स क्या होते हैं? इट इज़ सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं। मोस्ट क्यूनोनोल्स एंटीबायोटिक बिलोंग टू सेकेंड जनरेशन ऑफ फ्लोरोक्यूनोनोल्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब क्यूनोनोल्स में क्या होता है, ये 8 मेंबर्ड या 4th मेंबर, ठीक है, ये रिंग होती है हमारी क्यूनोनोल्स की। 8 मेंबर रिंग होती है। नाइट्रोजन फर्स्ट वाली रिंग में नाइट्रोजन लगा है, इसमें भी यहाँ पे नाइट्रोजन लग जाए तो ये 8 अमीनो क्यूनोनोल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन लग जाएगा तो ये 4 अमीनो क्यूनोनोल्स हो जाएगा। ठीक, तो ये इस टाइप से ये हमारा क्यूनोनोल डिपेंड होता है। तो ये इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, जैसे हमारे फ्लोरोक्यूनोनोल। तो क्लासिफिकेशन क्या है हमारा क्यूनोनोल्स का? इसमें फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन वो तो क्यूनोनोल की है, फिर ये सारे जो हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारे फ्लोरोक्यूनोनोल्स है। फर्स्ट जनरेशन में नैलिसिलिक एसिड है, फिर हमारे सेकंड जनरेशन में नॉरफ्लॉक्सासिन, सेप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन और इनॉक्सासिन, फ्लोरोक्सासिन, फ्लॉक्सासिन। तो जिसने भी ऑक्सासिन है, ये ऑक्सासिन वाले ड्रग जो हमारे क्या है, क्यूनोनोल्स और फ्लोरोक्यूनोनोल्स है। ठीक है, क्यूनोनोल्स तो हमारे फर्स्ट ही है, नेक्स्ट नैलिसिलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद सारे हमारे फ्लोरोक्यूनोनोल्स है, मतलब फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है कौन सी पोजीशन पे, जो ये हमारा इस पोजीशन पे ये फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारे फ्लोरोक्यूनोनोल्स है। ठीक है, अब मोड ऑफ एक्शन। अब सेकंड जनरेशन में आपने देखा नॉरफ्लॉक्सा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, एनोफ्लॉक्सा, पैलोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, थर्ड जनरेशन में लीवोफ्लॉक्सासिन, गैटीफ्लॉक्सासिन और स्पारफ्लॉक्सासिन, टीमोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में मैक्सीफ्लॉक्सासिन, जेमिफ्लॉक्सासिन। ठीक है, अब उसके बाद है मोड ऑफ एक्शन क्या है क्यूनोनोल्स को। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, जो डीएनए गायरेस होता है, ठीक है, उसको इनहिबिट कर देते हैं। अब ये डीएनए गायरेस होता क्या है, ये समझते हैं। तो दे आर बैक्टीरियासाइडल इन नेचर, दे गिव देयर एक्शन बाय इनहिबिशन द डीएनए गायरेस एंजाइम विच फर्दर इनहिबिट द डीएनए रेप्लिकेशन एंड कॉज सेल डेथ। ठीक है, क्या होता है, जो डीएनए होता है बैक्टीरिया का वो सेपरेट होता है, कैसे? सुपर कॉइलिंग करके। ठीक है, तो ये सुपर कॉइलिंग ही जो होती है ये किसकी वजह से होती है? डीएनए गायरेस की वजह से। ठीक है, अब ये सुपर कॉइलिंग खुलती है और यहाँ से दो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड में बन जाते हैं। फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, वो एमआरएनए से कंबाइन होगा, फिर प्रोटीन सिंथेसिस बनेगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, फिर हमारा क्या होगा, बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा। लेकिन क्या होता है, जब हम क्यूनोनोल्स दे देते हैं तो ये अल्फा सब यूनिट पर जाके बाइंड हो जाते हैं डीएनए गायरेस की, तो जिससे ये सुपर कॉइलिंग है वो खुल नहीं पाती है। ठीक है, अब ये खुल नहीं पाती है तो क्या होते हैं, यहाँ पे हमारा ये डबल स्ट्रैंड नहीं बन पाता, जिससे एमआरएनए नहीं बन पाता, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती और सेल डेथ हो जाती है। ठीक है, ये बेसिकली मोड ऑफ एक्शन होता है हमारा किसका, क्यूनोनोल्स का। अब क्यूनोनोल्स बाइंड विथ अल्फा सब यूनिट ऑफ डीएनए गायरेस एंड इनहिबिट इट, प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग एंड इनहिबिशन सेपरेशन। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, या इस सुपर कॉइलिंग को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, इसको सेपरेशन नहीं होने देते हैं। ठीक है, इसका सेपरेशन इनहिबिट कर देते हैं। सो इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सो इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एंड आरएनए इटीसी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इनहिबिट द टॉपिमरेज 4 एंजाइम के अकॉर्डिंग, ये हमारे मोड ऑफ एक्शन वही सेम लिखा हुआ है कि टॉपिमरेज IV इन ई कॉली हैज 2 पार सी एंड 2 पार ई सब यूनिट होती है। जो इसमें पार सी और पार ई जीन होता है वो रिमूवल सुपर कोयल के लिए होता है। ठीक है, तो ये सुपर कोयल को रिमूव कर देते हैं, बिल्ड डॉटर डीएनए रेप्लिकेशन इज कंप्लीट। ठीक है, तो ये इस टाइप से वर्क करते हैं। अब इनका ट्रीटमेंट यूज कहाँ कहाँ होता है, जो हमारे ये फ्लोरोक्विनोन है यूटीआई इन्फेक्शन में, टाइफॉइड फीवर में, सिम्पलिस में, गोनोरिया में, इन सब में यूज होता है। ठीक है इनका, और ये हमारा क्यूनोनोल्स का वही सेम मोड ऑफ एक्शन है। अब देन हमारे इसमें ड्रग है, ये हमारी पहली क्यूनोनोल्स की नाइट्रोफ्यूरोटोइन है, इसका मोड ऑफ एक्शन फार्माकोकाइनेटिक यूजेस वगैरह। ठीक है,
तो फार्माकोकाइनेटिक्स मोड ऑफ एक्शन तो अभी देख ही चुके, क्या करते हैं DNA गायरस को जाएंगे इनहिबिट कर देंगे, जिससे सुपर कॉइलिंग नहीं हो पाएगी, सुपर कॉइलिंग क्या करेंगी प्रिवेंट हो जाएगी, बच जाएगी, और जिससे सिंगल स्ट्रैंड नहीं बन पाएंगे, और देन हमारा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। अब एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये हमारे ड्रग इंड्यूस लीवर डिसीज, ठीक है, लीवर फेलियर वगैरह करवाते हैं। देन हमारे लास्ट बचे हैं इसमें टेट्रासाइक्लिन और अमीनोग्लाइकोसाइड। अब टेट्रासाइक्लिन आपको उस वेड कैम्प में आपने अच्छे से पढ़ा होगा फर्स्ट यूनिट में, किया ये करती थी बोर्ड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, इसमें 4 साइक्लिक रिंग होती है इस टाइप से, ठीक है, ABCD। जो ये ए रिंग होती है वो तो हमारी उसमें कनेक्ट होता है डबल बॉन्ड O और CONH2OH, और ये सब कनेक्ट होता है। फिर लास्ट वाली जो रिंग होती है उसमें बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है। अब जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होती है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाई गई थी। स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पेसीसी जो थी हमारी उससे मिली गई थी सॉइल बैक्टीरिया से, ठीक है। अभी ये अगेंस्ट किसके अगेंस्ट इफेक्टिव होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है, ठीक है। और जो हमारा हिस्ट्री है, जो बेंजामिन डुगर थे, इन्होंने फर्स्ट टेट्रासाइक्लिन जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन को डिस्कवर किया था। देन 1950 में जो RV वुडवर्ड थे, इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन बनाया था, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन, ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन क्या है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का, तो 3 टाइप से क्लासिफिकेशन, 2 टाइप से क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू सोर्स, नेचुरल और सेमी सिंथेटिक, और अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन शॉर्ट एक्टिंग इंटरमेडिएट एक्टर। सो सोर्स में हमारे टेट्रासाइक्लिन क्या है, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन नेचुरल में, और डिमॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। तो ये हमारे शॉर्ट एक्टिंग है और वो नेचुरल से सोर्स से मिलते हैं। सेमी सिंथेटिक में हमारे मेथासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन और मैक्लोसाइक्लिन वगैरह, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन शॉर्ट एक्टिंग क्या है हमारे क्लोर टेट्रासाइक्लिन और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, और इंटरमीडिएट एक्टिंग और डेक्लोसाइक्लिन और मेथाइक्लोसाइक्लिन, और लॉन्ग एक्टिंग में हमारे डॉक्सीसाइक्लिन है, मिनोसाइक्लिन है और मैक्लोसाइक्लिन वगैरह, ठीक है। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक आर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, दे इनहिबिट द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं बाय ट्रांसलेशन, ठीक है। ये सब 30 सब यूनिट पे जाके बाइंड होंगे, और उसमें जो वो एक्टिवेटेड साइट थी वहाँ पे से क्या होगा, P साइट तक अमीनो एसिड का ट्रांसफर रोक देंगे, और जिससे हमारा अमीनो एसिड फॉर्म नहीं हो पाएगा, और जिससे हमारे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड tRNA टू द mRNA ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स। दे आल्सो ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने और डायबिटीज़ में यूज होता है, यूज इन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, UTI इन्फेक्शन, इन सब में यूज होता है टेट्रासाइक्लिन। कोविड-19 में भी यूज हुआ है, ठीक है। अब एडवर्स इफेक्ट वही सेम लिख सकते हैं जो सारी एंटीबायोटिक्स के हैं। देन हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड है। अमीनोग्लाइकोसाइड में क्या होता है, ये भी हमारी अमाइनोसाइटोसिल रिंग होती है, इनमें जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है और कीनामाइसिन वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड है। अमीनोग्लाइकोसाइड आप मेडकेम में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें ये हमारा पहला अमीनो एसिड स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है। तो ये हमारी अमीनो शुगर आर लिंक्ड ग्लाइकोसाइड इन विच बैक्टीरियल इन नेचर, बैक्टीरियासाइडल होती हैं हमारे, ठीक है। तो अमीनोग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, एटलीस्ट 1 अमीनो ग्रुप होता है इनके पास, और ग्लाइकोसाइड लिंकेज विथ शुगर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो ये हमारा अमीनो शुगर है, ये हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अमीनोग्लाइकोसाइड कंटेंट 2 मॉलिक्यूल अमीनो ग्रुप एंड हेक्सोस रिंग, ये हमारी हेक्सोस रिंग है। इधर साइड में O के साथ यहाँ पे एक शुगर होगा, और इधर O के साथ में एक शुगर होगा, तो वो हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड बन जाएगा, ठीक है। अब हिस्ट्री क्या है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो था हमारा फर्स्ट किससे मिला था, स्ट्रेप्टोमाइसिस जी से, ठीक है। जी का मतलब क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, ठीक है। एंड जो न्यूमाइसिन थी आइसोलेटेड की गई थी स्ट्रेप्टोमाइसिस फेराडे से 1940 में, ठीक है। देन हमारी जेंटामाइसिन थी, ये फ्रॉम माइक्रोस्पोरा इन 1963 में डिस्कवर की गई थी। फिर हमारी अमीकासिन, नेटमिडीन, टोबेरामाइसिन, तो ये सब डिस्कवर की गई। तो हमारे ये एंटीबायोटिक उनकी हिस्ट्री है। तो सबसे पहले जो सेल्स बॉक्समैन थे उन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन को डिस्कवर किया था 1944 में फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस के एरिया ग्रेसियस से, और देन न्यूमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडिया से 1949 में इन्हीं सेल्स बॉक्समैन ने डिस्कवर की। फिर कैनामाइसिन हमारे लीना जोआ थे, जो उन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिस कैनामाइसेटिस 1957 में डिस्कवर की है। अब ये हमारा नॉमेनक्लेचर ये आप मेड कैम में पढ़ना, ठीक है। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, दे वर्क बाय इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हाउ प्रोटीन सिंथेसिस होती कैसे है, तो वो हमने मेड कैम में अच्छे से पढ़ा होगा कैसे होती है, और इससे पहले भी आप पढ़ चुके होंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती थी।
कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर आरएनए से टीआरएनए, एमआरएनए, ये सब हमारे मैसेंजर की तरह काम करेंगे। टीआरएनए हमारे बीच में होगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली ऐसे टीआरएन ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए यहाँ पर काम करेगा हमारा, और जो हमारा ये आरआरएनए ये राइबोसोमल आरएनए फॉर्म राइबोसोम से, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये हमारे वर्क कैसे करते हैं, ये भी हमारे 30S सब यूनिट पर जाके बाइंड होंगे और वहाँ पर मोड ऑफ एक्शन अपना शो करेंगे। क्या करेंगे, 30S सब यूनिट पर अमीनो ग्लाइकोसाइड बाइंड होंगे और ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं होने देंगे, जिससे अमीनो एसिड की चेन नहीं बन पाएगी, और जिससे अमीनो एसिड चेन नहीं बनेगी तो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। तो ये हमारे बेसिकली टेट्रासाइक्लिन का वर्क होता है, वो अमीनो ग्लाइकोसाइड का वर्क होता है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन सेम उन्हीं की तरह वर्क होता है, ठीक है। स्टॉप इनिशिएशन ऑफ साइट ए बाई मिस रीडिंग बाई कोडॉन, ठीक है। तो ये हमारी क्या करवाते हैं, मिस रीडिंग करवा देते हैं कोडॉन और इम्प्रॉपर अमीनो एसिड ऑफ पेप्टाइड चेन, ठीक है। और बाइंड विथ 30S एंड इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, और नो प्रोटीन सिंथेसिस, नो पेप्टाइड, नो सेल वॉल सिंथेसिस। ऑल्सो बाइंड 30 एंड 50S जंक्शन और सम 50S जंक्शन एक्शन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हमारा अमीनो ग्लाइकोसाइड सिस्टमिक और टॉपिकल। सिस्टमिक में हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन, टर्बेटामाइसिन, नाइट्रोमाइसिन, और टॉपिकल में न्यूमाइसिन, प्रेमेटामाइसिन, ठीक है। अब ये इनके मोड ऑफ एक्शन लिख सकते हो आप ऐसे यहाँ से कि यूज़ कहाँ यूज होते हैं, इनके ट्रीटमेंट ऑफ GI इन्फेक्शन और डर्मेटोलॉजी इन्फेक्शन और टॉपिकल प्रिपरेशन, इन सब में यूज होते हैं। इनके पास जो स्ट्रक्चर होता है जैसे न्यूमाइसिन, तो इसमें हमारे 4 रिंग हैं, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये 2 रिंग है हमारी न्यूक्सामीन और इधर भी नोसामीन है, बीच में राइबोस शुगर है और एक डॉक्सी स्ट्रेप्टोमीन है, ठीक है। तो ये हमारी न्यूमाइसिन है। ऐसी कैनामाइसिन में 3 रिंग है, तो बीच में हमारा ये अमीनो शुगर है, वो क्या कहते हैं हमारी रिंग है डॉक्सी स्ट्रेप्टामीन की, और उसके बाद हमारे इधर दोनों तरफ अमीनो शुगर लगे होंगे कैनामाइसिन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी सेकंड यूनिट थी फार्माकोलॉजी की पूरी कंप्लीट होते हुए। थैंक यू।